पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर आप गोला को फॉलो करते हो, गोला कंटेंट देखा, आपको पता है यार कि पब्लिक सेक्टर बैंक गोला प्रेफर नहीं करता। एज अ कस्टमर नहीं, सर्विस अच्छी नहीं होती। एंड एज ए इन्वेस्टर मैं देखूं, ब्यूरोक्रेसी इश्यूज है, तो मैनेजमेंट हमेशा अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती है। सेकंड चीज, जब भी कोई एनपीए का स्कैम फट जाता है तो 90% केस में पब्लिक सेक्टर बैंक की सबसे आगे झंडा लेकर खड़ा होता है कि मैंने सबसे ज्यादा पैसे खो दिए। एंड थर्ड चीज, अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे, इनकी कभी भी अच्छी नहीं आती है। तो मैं तो देखो क्लियर था कि पब्लिक सेक्टर बैंक ना, बट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत खुश हूं दैट आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग इन दिस। एंड दिस गवर्नमेंट बैंक्स को कैसे ओवरटर्न किया है और सर कितना मेजर फायदा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को है। और आज ना मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पहले प्रॉब्लम क्या थी और फिर कर करके इस सरकार ने उसका क्या सोल्यूशन निकाला है। इस वीडियो में आपको हमारे देश की बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे ओवरटर्न कर गई ना, वो पता चलेगा, उसके क्रिटिकल रीजंस क्यों। The Indian banking industry today actually seems to be in a far better position than earlier. वीडियो शुरू करने के पहले ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि मैं किसी भी तरीके से अपना पॉलिटिकल बायसनेस यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में जो भी मैं करूंगा, इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, और देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय क्या क्या था बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। दैट्स इट। तो किसी भी एंगल से मैं आपको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और यार देखो, आप गोला कम्युनिटी हो, सब तेज हो, इतना तो आप समझते ही हो ना, तो बहुत डिस्क्लेमर हुआ। अब शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम्स। रघुराम राजन, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, एंड इवन मोर फॉर्चुनेट कि ऐसे लोग हमारे देश के आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे फ्रॉम सितंबर 2013 टू सितंबर 2016, उन्होंने डिसाइड करके एक इनिशिएटिव लिया ऑफ AQR, मतलब एसेट क्वालिटी रिव्यू। सिंपल कॉन्सेप्ट था, हर बैंक के पास जाएंगे, उसका पूरा रिव्यू करेंगे, उसके बैंक के एनपीएस क्या है, हिडन लोन्स क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, पूरा, सो दैट बैंक्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता चल पाए। और पूरी शूटिंग हुई, बट जो पता चला इट वाज रियली सैड। पता ये चला कि कितने सारे बैंक्स के जो एसेट्स थे वो स्ट्रेस में थे। जब मैं बोलता हूँ एसेट फॉर अ बैंक, इसका मतलब होता है लोन्स। बैंक के लिए लोन क्या है? एक एसेट है, बिकॉज वो लोन दे रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, फिर पैसे भी वापस मिलेगा। तो स्ट्रेस्ड एसेट मतलब कि वो एसेट बहुत दिक्कत में है और उसका फेल होने के चांसेस ज्यादा है, उसके एनपीए होने के चांसेस ज्यादा है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैड डेट, लोन दिया, पैसे वापस नहीं मिले। ठीक है, समझ गया। ये पता चला कि बैंक्स के पोर्टफोलियोज में स्ट्रेस एसेट्स भरे हुए हैं और उन एसेट्स के लिए प्रोविजन भी ढंग से नहीं किया। अब जब भी कोई बैंक लोन दे रहा है और उसको लग रहा है कि लोन दिक्कत में है और लोन या बहुत हाई रिस्क है, एक बैंक को उसके अकॉर्डिंग ही प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ते हैं कि कल को वो एसेट डूब गया, एनपीए हो गया, नुकसान हो गया, तो कम से कम डिपॉजिटर्स को फर्क ना आना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा आरबीआई तो ये भी फाइंड आउट किया कि बैंक्स अपने एनपीएस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, और रिकॉग्नाइज कर रहे थे तो बहुत टाइम बाद रिकॉग्नाइज कर रहे थे। ये पता चला कितने बिजनेसेस जिनको बैंक से पैसे दिए थे और जिस काम के लिए पैसे दिए थे, बिजनेसेस ने सर वो काम शुरू भी नहीं किया, और सालों सालों हो गए काम भी शुरू नहीं किया, सारे पैसे ले लिए थे। और कुछ बिजनेस ने बस ऑन पेपर दिखा दिया था काम शुरू हो गया, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आरबीआई को ये पता चला कितने केसेस में जो छोटे छोटे बैंक हैं वो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स दे रहे हैं विच आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क। और किस बेसिस में दे रहे हैं? क्या उन्होंने बैलेंस शीट चेक की? नहीं। कितने केसेस में जहां लोन छोटे बैंक ने दे दिए हैं, उन केसेस में अगर आप उस कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे ना, तो बैंक का बनता ही नहीं था कि उसको वो लोन सैंक्शन हो, बट बैंक ने कर दिया। क्यों? एसबीआई लीड बैंक था। अब जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अब एक बिल्डर है, उसको लोन चाहिए, तो वो सिर्फ एक बैंक के पास नहीं जाएगा, वो बहुत सारे बैंक के पास जाता है। उसमें से एक बैंक बनता है लीड बैंक, कि मैं लीड कर रहा हूं, मैंने सारी चेक किया। छोटे बैंक से करते थे, अच्छा एसबीआई ने चेक कर लिया है, दे दो लोन, बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, बस लोन दे दो। इतने हाई रिस्क लोन्स। प्रॉब्लम क्या होती है? बैंक्स को प्रोविजंस मेंटेन करना पड़ता था, और प्रोविजंस चक्कर में बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम दिखा रहे थे। और सर कहानी और भी बदतर हो गई, बिकॉज 2018 में IL&FS का पूरा क्रैश हो गया। IL&FS जो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, ज्यादातर बैंक्स का या तो लोन्स का ट्रांजैक्शन था उस IL&FS के साथ, या इन्वेस्टमेंट्स का ट्रांजैक्शन था, या डेट्स का था, या बॉन्ड्स का था, कुछ ना कुछ था। और जब IL&FS डूबा, ज्यादातर बैंक्स की एसेट क्वालिटी खराब हो गई, स्ट्रेस एसेट्स में आ गए, उनको और प्रोविजन मेंटेन करना, जिसके से प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ गए, उल्टा लॉसेस में भी गए बैंक उस साल। आप ये देखिए सर, एज यू कैन सी पब्लिक सेक्टर की हालत कितनी खराब हो गई इस टाइम पे। प्राइवेट सेक्टर की हालत खराब हुई थी, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट पब्लिक सेक्टर वर ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। और IL&FS स्कैम में तो मैं पर्सनली खुद फंस गया था। मैंने DHFL में पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो पूरी स्टोरी मैं आपको बताती कि मैं कैसे उसमें फंसा और पूरे पैसे खत्म हो गए थे। बट वो वीडियो ना आप YouTube में कभी बाद में देख लेना। बट बैंक्स की प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, एनपीएस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, प्रोविजंस थे ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की बहुत ज्यादा कम थी। फिर जाके गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलके एक्शंस लेना शुरू किया सो दैट कि इन बैंक्स की हालत बेटर हो। अब एक एक करके मैं आपको एक्शन समझाऊंगा। एनपीए रिटन ऑफ। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे
पीछे ले जाऊंगा। मैं आपको ले जा रहा हूँ 2002 टू 2007 के टाइम पे। अगर आप उस टाइम के हो, अगर आपने उस टाइम पे मार्केट्स देखा था, तो इट इज वेरी क्लियर टू यू कि यार उस समय जो बुल रन था सर, वो अलग लेवल पे था। बस ये था कि ये चढ़ेगा, वो चढ़ेगा, खरीदो खरीदो। इकोनॉमी वाज इन अ मैसिव बुल रन, और ये तो हमें ग्राफ से भी दिख रहा है। अब सब चंगासी नहीं, इसमें आता है बबल। बबल क्या होता है? जब वैल्यूएशन बढ़ती रहती है विदाउट एनी कॉन्क्रीट ग्रोथ, बिकॉज उस समय लोग इतना ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि भाई ये भी चढ़ेगा, वो भी चढ़ेगा। उन्होंने इतनी ग्रोथ देखी होती है, उनको ग्रोथ का नशा आ जाता है, जो एक्चुअली होता है। एक बबल फॉर्म हो जाता है, पीपल रेडी टू बाय रिडिकुलस वैल्यूएशंस, और वहीं पे बबल हो जाता है बर्स्ट। और इस साइकिल का बबल बर्स्ट हुआ इन 2008। अब ऐसी सिचुएशंस बहुत डेंजरस होती है। अब आप उसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करो। जब पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है, क्या बिजनेसेस का आगे काम बढ़ने वाला है? नहीं, वो लोन बैंक को वैसे नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो बैंक को पैसे वापस नहीं दे पा रही। बैंक के पास क्या है? फाइनेंशियल क्रंच, उनको प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसके से बैंक ज्यादा किसी को लोन नहीं देगा। अब जो बिजनेस है, अगर उसको बैंक को लोन वापस लौटाना है, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? वो किसी और बैंक से लोन ले। बट कोई भी और बैंक उस टाइम पे लोन देना ही नहीं चाहता, और इसलिए इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, जहां पे ऐसे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं और बैंक्स जिन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव लोन दिया होता है, बहुत हाई रिस्क लोन दिया होता है, वो बिले पड़ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल लेमन ब्रदर्स इन 2008, पूरा बैंक जो खत्म हो गया। अब ये तभी भी ना छोटा फैक्टर था इंडिया के लिए, बिकॉज देखो यार, इकोनॉमी अपवर्ड डाउन ट्रेंड्स, अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स में ये सब चीजें होती रहती हैं। जो इससे भी खराब फैक्टर था फॉर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम वाज अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। इट इज सेड कि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर पता क्या होता? कॉर्नी कैपिटलिज्म। इसका मतलब वो होता है कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ किसी बिजनेसमैन के अच्छे कनेक्शंस है, या पॉलिटिकल पार्टी से बिजनेसमैन के अच्छे कनेक्शंस है, तो पॉलिटिकल लीडर अपने इन्फ्लुएंस से बैंक से उस बिजनेस को लोन सैंक्शन करवा देगा। पता ये भी चला है कि बैंक्स ने उन बिजनेसेस को लोन दे रखे थे जिन बिजनेसेस को ना लोन की जरूरत थी और ना ही वो लोन रिपे करने की हैसियत। बैंक्स ने वो लोन तभी भी सैंक्शन कर रखे थे। ये कहानी की शुरुआत हुई 2008 में, और 2009 में चुनाव था। कांग्रेस को लगने लगा था कि अब 1 साल बचा है, जितनी बैंकें खाली कर सकते हो करो। एक बार जब आदत लग गई तो फिर बैंकों का अंडरग्राउंड लूट 2009 के बाद 2014 तक चलता रहा। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक ये बैंकों को लूटने का खेल चलता रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तो बीजेपी का कोई मनूवर है कांग्रेस को खराब दिखाने के लिए, मैं आपको रघुराम राजन सर का स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू हिम, ही सेड अ लार्ज नंबर ऑफ बैड लोन्स ओरिएंटेड इन द पीरियड ऑफ 2006 to 2008, and read this, he added, a lot many loans were given to well connected promoters who have a history of defaulting on their loans। और इसी के वजह से आई डोंट नो, अगेन अगर आप उस टाइम में ध्यान हो, या उस टाइम पे आप मार्केट्स में हो, या उस टाइम पे इकोनॉमी को आप क्लोजली देख रहे हो नहीं देख रहे हो, डिपेंड्स ऑन योर एज। आपको देखा होगा इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट हर दूसरे दिन एक नया एनपीए खुलता था। विजय माल्या एनपीए खुल गया, नीरव मोदी एनपीए खुल गया, मेहुल चोकसी एनपीए खुल गया, और स्कैम से भर भर के 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, और इस लेवल के स्कैम्स भर गए थे कि वी कुड नॉट इवन डाइजेस्ट। और इतने स्कैम्स खुलते थे उस समय, इतने एनपीएस खुलते थे कि एक टाइम पे तो हेडलाइन भी नहीं होती थी कि इट यूज्ड टू बी लाइक अ नॉर्मल डे थिंग, अच्छा एक और स्कैम खुल गया, एक और एनपीए हो गया। इतनी खराब हालत थी। और जैसे आप ये देख रहे हैं, इन 2015 जब एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था, और जो पुराने खराब लोन्स जो दे दिए गए थे, वो बाद में जाकर रियलाइज हुए कि बैंक की हालत कितनी खराब है और कितना फाइनेंशियल स्ट्रेस है। इसके लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लाई द 4R स्ट्रेटजी। सबसे पहली चीज आती है रिकग्निशन, जहां पे एक बैंक को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसके स्ट्रेस एसेट्स कौन से हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपने एनपीएस को। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर सेट हुआ कि कैसे आप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनपीए में डालोगे। अगर उसने इतने टाइम तक पैसे नहीं दिए तो यहाँ डालिए, अगर और टाइम तक पैसे नहीं दिए तो इस कैटेगरी में डालिए, अगर प्रिंसिपल भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, कुछ भी दिया, तो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हो, सो दैट कि बैंक उनको अच्छे से टारगेट कर पाए और फिर एक्शन ले पाए। सेकंड R रिस्ट्रक्चरिंग। आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो स्ट्रेस फाइनेंशियल एसेट है, तो बिजनेस के पास जाएंगे, बिजनेस को बोलेंगे चलो सर आप ज्यादा टाइम ले लो, चलो टाइम नहीं तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम दे दो, अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो थोड़ा लेवरेज दे दो। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब किसी भी तरीके से उस बिजनेस को थोड़ा रिलीफ दे दो सो दैट वो लोन इजीली रिपे कर पाए। थर्ड आता है रिकवरी। अब अगर बैंक बिजनेस के पास गया, लोन रिस्ट्रक्चर किया, बट तभी भी वो बिजनेस बैंक को पैसे वापस नहीं दे पा रहा, रिकवरी में अब क्या होगा सर? अब लिया जाएगा लीगल एक्शन, जहां पे उस बिजनेस के कोलैटरल्स को सेल किया जाएगा, जहां पे उस बिजनेस को लीगली फोर्स किया जाएगा कि वो बैंक्रप्सी फाइल करे और उस बिजनेस के एसेट्स बेच के फिर बैंक का लोन रिटर्न हो। और फोर्थ R है रिकैपिटलाइजेशन, जहां पे जो भी वर्स्ट इफेक्टेड बैंक्स हैं उनको या तो सरकार पैसा देगी, या वो कॉर्पोरेट से पैसा उठाएंगे, या किसी और बैंक से कोलैबोरेशन करेंगे, या प्राइवेट इक्विटी उठाएंगे, बट बैंक्स नीड टू बी रिकैपिटलाइज्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट R है। क्यों? अगर किसी देश की इकोनॉमी में बैंक से पैसा ही नहीं है लोन देने के लिए, तो भाई हमारी इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? एंड दीज वर द 4 Rs। एक्चुअली एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में उस समय ही हमारे सरकार ने पहचाना कि 4 ऐसे स्टेप्स लेने
पड़ेंगे। पहले रिकग्नाइज करो बैंक में प्रॉब्लम है एनपीए का। वो भी बहुत ही कठिन काम है क्योंकि हर एक अकाउंट में देखना पड़ता था कि कितना है, कितना बैलेंस है और कितना इसमें उनका पेपर्स का वेट क्या है, एनपीए है कि नहीं, और एनपीए है तो इसका एक्चुअली क्या असर पड़ेगा, पैसा वापस लेने का कगार में है कि नहीं, उनके पेपर अगर वर्थलेस है उससे कुछ आने वाले नहीं है। और इसी सिचुएशन को बेटर करने के लिए आरबीआई ने 10.09 लाख करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ कर दिया। लोन्स राइट ऑफ करना मतलब लॉस मान लिया और चैप्टर क्लोज कर दिया। और ये फिगर इतना बड़ा था कि तो टोटल जो एनपीएस है ना उसका 22.34% लोन्स को राइट ऑफ कर दिया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन अप होगी एंड दे विल गेट अ फ्रेश स्लेट टू स्टार्ट ऑफ। बट इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये बोला था कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है टू हेल्प देयर बिजनेसेस, की बीजेपी अपने बिजनेस फ्रेंड्स के लोन्स क्लियर कर दे, वो क्लियर कर दे। बट बीजेपी गवर्नमेंट ने उस समय बोला था ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन लोन्स को राइट ऑफ किया जाए सो दैट बैंक्स ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट कर पाए। पहला सोल्यूशन ऑफ 4 आवर्स ये क्लियर हो गया। अब जाते हैं सेकंड सोल्यूशन पे, मर्जर्स ऑफ बैंक्स। मर्जर क्या होता है? सिंपल है, हम सबको पता है। जब दो एंटिटीज एक साथ मिलती है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इन दोनों का मर्जर हुआ, एक साथ है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अब गवर्नमेंट ने प्लान किया कि पब्लिक सेक्टर में, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक को एक वीक पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मर्ज करेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जो लेंडिंग कैपेसिटी होगी बैंक की वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा बिजनेस कर पाएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाएगा। और 2017 में 20 पब्लिक सेक्टर बैंक से और आज मर्जर्स के बाद बचे हैं सिर्फ 12। The finance ministry had its own set of announcements up its sleeves on Friday. 10 public sector banks are now going to be merged into 4 mega structures. Once completed, this move will bring down the count of state-run banks from 21 to 12. मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इंडियन बैंक, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंडियन बैंक का एनपीए एट 3.5%, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एट 14.5%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब प्रोविजंस जो एक बैंक मेंटेन करता है, आसान भाषा में बता रहा हूँ, फॉर लोन्स की लोन्स खराब ना हो जाए। तो ऑब्वियसली जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब उतना ज्यादा प्रोविजन, उसका मतलब उतना ज्यादा बेटर। अब वहीं पे अगर मैं इलाहाबाद बैंक को लूं जो एक वीक पब्लिक सेक्टर बैंक में आता था, उसका एनपीए था एट 6% एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एट 10.9%। तो हुआ क्या, इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को अक्वायर कर लिया और दोनों की बैलेंस शीट्स मिला के होता क्या है, एक अच्छी मैनेजमेंट मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मिलती है, एक लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इसके बाद इन दोनों का एनपीए वाज एट 4.6% एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाज एट 13%। ये बैंक्स को मर्ज करने की स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा फ्रूटफुल रही है, ये देखा गया कि जो भी साइज छोटे बैंक है ना उन सबके एनपीएस हैव रिड्यूस्ड बाय 10% व्हिच इटसेल्फ इज अ मेजर फ्लीप। अब जाते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे, इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया था 2016 में। बेसिकली इस एक्ट का फंडा ये है कि बैंक्स को ज्यादा पावर मिले कि वो बिजनेसेस से अपने पैसे वसूल कर पाए, वो एनपीएस को जितना कम हो पाए उतना कर पाए, रिकवरी कर पाए। ये एक्ट इनको 3 चीजों में पावर देता है। सबसे पहले बैंक्स को ये एक पूरा मैकेनिज्म देता है जहां पे उस बिजनेस के या इंडिविजुअल जिसने लोन लिया है और पैसे नहीं दे रहा है वापस, उसके एसेट्स को सीज करके बेचा जा सके सो दैट लोन रिकवरी हो पाए। सेकंड पावर देता है कि जो डेट रिकवरी का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर ले। एंड थर्ड पावर देता है कि बैंक कैन फोर्स दैट बिजनेस or that individual under the IBC Act to file bankruptcy. Of course, businesses वो नहीं करना चाहते तो ये business के लिए extra motivation होती है to pay that loan as quick as possible. And just to show you कि IBC recovery जो मॉडल है ये इतना ज्यादा effective रहा है। पहले हम यूज करते थे DBT मॉडल, अब यूज करते हैं IBC मॉडल। DBT मॉडल में 26.5% रिकवरी रेट था, अब IBC मॉडल के अंदर 43% रिकवरी रेट है। That itself shows you the power of this. And not only that time, आज भी अगर जो भी हमारे NPS कम है, बैंक से रिकवरी बढ़ी है ना, IBC उनके लिए एक बहुत एसेंशियल आइटम रहा है। तो आईबीसी इज मच बेटर। आईबीसी ने सक्सेसफुली 2017 से 2021 तक जो रेजोल्यूशन टाइम था, बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन टाइम था, पहले 4-5 सालों तक चलता था, अभी इट हैज कम डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 इयर्स, यानी कि 460 डेज में रेजोल्यूशन हो रहा है। अब आते हैं फोर्थ सोल्यूशन पे, इंप्रूविंग गवर्नेंस इन बैंकिंग। अच्छा, वैसे अगर आपको बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे पूरी एनालिसिस चाहिए, आप नीचे कमेंट कर दो सर बेस्ट पीएसबी। मेरे पास 500 कमेंट आ गए ना, वीडियो आपकी। अब किसी भी बैंक की गवर्नेंस को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप देखोगे कितनी बैंक्स का जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना वो गवर्नेंस से ही शुरू हो रहा था, वो ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम से ही शुरू हो रहा था। तो सबसे पहले 2016 में BBB सेट किया है, इसका मतलब बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। अब ये जो ब्यूरो है ये हर पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्न करता है। ये इस ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर पब्लिक सेक्टर बैंक को वो ट्रैक करें, कंप्लायंस चेक करें और उनके परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड्स देखें। और इतना ही नहीं, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जहां पे चेयरपर्सन डिसाइडेड बाय देम, मैनेजिंग डायरेक्टर्स डिसाइडेड बाय देम, द सीनियर ऑफिशियल्स आर डिसाइडेड बाय देम। फिर RBI
आरबीआई ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और न्यू रूल्स एलोकेट कर दिए। इन रेगुलेशंस में बोर्ड रूम को अकाउंट में ले गया, जहां पे बोर्ड रूम में प्रॉपर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जहां पे रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल चेक किए जाते हैं, और जहां पे नॉन कंप्लायंस हो इन रेगुलेशन हिसाब से वहां पे पेनल्टीज भी होती है। और फिर सबसे जरूरी, प्रोटेक्टिंग द विसल ब्लोअर्स। एक विसल ब्लोअर वो होता है जिसको दिल्ली वाला भाषा में बोलते हैं जो भांडा फोड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई जो नई रेगुलेशन है ना, वो बैंक को ये भी बताती है कि हर पब्लिक सेक्टर बैंक को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जहां पे अगर कोई विसल ब्लोअर किसी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहे, कुछ रिपोर्ट करना चाहे, उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, वो पूरा सेफ रहे, एनोनिमस रहे, और जो उसने खुलासा किया है उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाए। एंड फाइनली डिजिटलाइजेशन। सर, जो हमारे दिमाग में पिक्चर है ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक कोई काम नहीं करता, सब ऑफिस में चाय पानी पी जा रहे हैं, पासबुक मशीन खराब है, कोई हमारी हेल्प करे तो एहसान कर रहा है। अब आप देखोगे सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, जहां पे हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। आजकल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले होता था कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बट अब पब्लिक सेक्टर का भी स्ट्रॉन्ग है। और डिजिटलाइजेशन के बैंक्स में क्या क्या फायदे हैं वो हम सबको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको देखना है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का बैंक्स में ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स में क्या फायदा रहा है, तो ये रही आपकी वीडियो।